वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब क्या करना है आपको, जो मैं प्रश्न आपको देने वाला हूँ 10, इनको आपको ट्राई करना है और आप मुझे स्कोर बताइएगा लास्ट में कि आपने 10 में से क्या स्कोर रहा आपका। तो कमेंट करके बच्चों अपना अपना स्कोर आप ज़रूर बताना। और इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने चाहता हूँ। ये देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। अब मैं क्या बोलने वाला हूँ आपसे कि आपको पता है ना कि ये 11 वीडियोस हैं रूल्स की, यानी इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं आपके पेपर के लिए, वो ये सफिशिएंट रूल हैं। तो आप इन रूल्स वाली वीडियोस को आप रेगुलर रोजाना एक या दो आप देखना स्टार्ट करिए। उसके बाद जो मैं आपको रेगुलर पढ़ाऊंगा उसमें मजा आएगा। जब आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इसके बाद देखो, मैंने आपके लिए ये भी बना रखे है, एयरफोर्स इंग्लिश प्रैक्टिस सेट। जब आप ये सब पढ़ लेते हैं या फिर अपने सेल्फ स्टडी कर लेते तो उसके बाद अपने आप को परखने के लिए आप ये स्पेशल टेस्ट हैं, इन सब को लगाइएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, चलेगा। अब देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है और मुझे आप स्कोर बताना कि किस बच्चे के 10 में से 10 हैं। देखिए, 10 में से 10 ओनली तब आएंगे जब आप बहुत आराम से इनको पढ़ेंगे और समझेंगे, तब आएंगे, वरना आप गलत कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया था, ये वाला प्रश्न देखिए कि आई शैल रिटर्न द बुक। अब आई शैल रिटर्न द बुक व्हेन यू विल अराइव हियर, राइट। अब जैसे ही इसमें वैन देखा तो मेरे को एक समझ में ये बात आई कि ये जो वैन होता है वो इफ की तरह कार्य कर रहा है, यानी कि कुल मिलाकर ये कंडीशनल है। क्या है ये? कंडीशनल है ना। और कंडीशनल में तो भाई हमेशा कंडीशनल जहां भी लगा रहेगा उसके साथ जो ये सेंटेंस आता है, इसमें कभी फ्यूचर नहीं आता। फ्यूचर तो आता ही नहीं है। प्रेजेंट आ जाएगा, पास्ट आ जाएगा, लेकिन फ्यूचर कभी नहीं आ सकता। तो देखो, यहां पर मैं फ्यूचर इसे हटा दूंगा बिल्कुल, बस, और मेरा सेंटेंस एकदम राइट हो जाएगा। तो आप ये नोट कर लीजिएगा। और आपने वैसे कर भी लिया होगा, छोटा सा एरर था, वही इफ वाला था, इफ और वेन वाला। यानी इफ और वेन जिसमें लगे होते हैं वो कंडीशनल कहलाते हैं। तो इनके साथ कभी भी फ्यूचर नहीं आता। ये आप गलती मत कर देना, क्योंकि ये जो 10 मैंने चुने ना, वो आपके पेपर का लेवल देख करके मैंने चुने हुए हैं। अच्छा, अब आप ये कहेंगे गुरुजी, वेन वाला एक कॉन्सेप्ट वो भी तो बताया था कि वेन से पास्ट कंटिन्यूअस आएगा और ये देखो पास्ट इंडेफिनिट आएगा। सर जी वो वाला नहीं। अरे भाई देखो, आप ये देखो, वेन से एक लास्ट में क्या है और वेन से पहले क्या है। ये अगर फ्यूचर में इस्तेमाल कर रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि वेन और इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, कंडीशनल सेंटेंसेस का फर्स्ट वाला रूल। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में होता तब इसे मैं पास्ट इंडेफिनिट में कर देता, अराइव्ड। इस तरह से आप समझिएगा। आगे देखिएगा, द ओल्ड मैन सॉ दैट द बर्ड इज सर्कलिंग अगेन। इसे आप बहुत प्यार से पढ़िए कि द ओल्ड मैन सॉ, बुढ़े आदमी ने देखा, दैट की द बर्ड इज सर्कलिंग अगेन। जो पक्षी था वो क्या दोबारा क्या कर रहा था? सर्किल कर रहा था, चक्कर लगा रहा था। अब ये समझिएगा कि ये जो दैट है ये कंजंक्शन है इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का। तो दैट से जो पहले वाला है वो किस में है? 100 सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट में बात कही जा रही है। तो यानी ये जो रिजल्ट है इस सेंटेंस का, ये भी पास्ट में ही कही गई होगी। तो यहाँ पर इज नहीं आना चाहिए, बर्ड सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर वॉज आना चाहिए। अगर यहाँ बर्ड्स होता तो वर आ जाता। अब ये देखो, दो प्रश्न है, इनमें आप गलती मत कर देना। इनसे आपको सीख ले लेनी है कि अगर कोई कंजंक्शन लगा हो तो उससे पहले क्या दे रखा है, किस समय किस काल में बातचीत हो रही है, ये बात निर्भर करती है। अच्छा, यहीं पर एक चीज आप मुझे बताइए कि हिंदी के अंदर जो विशेषण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 4 या 5? ये जरा कंफर्म करके, यदि आप हिंदी पढ़ते हैं तो आगे बढ़ जाइएगा। आगे देखिएगा, वॉट आर यू गोइंग टू डू स्कूल टुडे। इसे आप आराम से पढ़ेंगे और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे तभी समझ में आएगा। देखिए, गोइंग 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 टू कभी आए इसका मतलब होता है बाला वाली। अबाउट टू हो जाए, गोइंग टू आ जाए, तो इसका मतलब होता है बाला वाली। और पता है आपको, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने वाले हैं? व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने वाले हैं स्कूल टुडे, आज स्कूल। अब देखिएगा, आप आज स्कूल से क्या करने वाले हैं, तो से का मतलब नहीं है। समझ में आया? आप आज स्कूल तक क्या करने वाले हैं, तो अंटिल का तो कोई मतलब नहीं आया। आफ्टर, व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर स्कूल टुडे, यानी कि स्कूल के बाद आज आप क्या करने वाले हैं। और एक और,
स्कूल से पहले आज आप क्या करने वाले, तो इन दोनों में जो एकदम राइट है वो आपका सी वाला बन रहा है सेंस के अकॉर्डिंग। व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर टुडे, अंडरस्टैंड। तो ये चीज समझिएगा, यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है, इन दोनों में से पहचानना होगा। और एक और चीज आप याद रखें कि आफ्टर बिफोर का एक और इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर ये आफ्टर और बिफोर अगर ये सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं कंजंक्शन की तरह, दैट की तरह, व्हेन की तरह, तो हमेशा आप याद रखना आफ्टर है ना, आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या होता है बताओ, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, यानी कि आफ्टर अगर बीच में कभी भी लग रहा हो तो इसमें हमेशा हेड थर्ड फॉर्म आती है, ये मैंने रूल बताया था। तो ये जो बचा हुआ है इसमें सेकंड फॉर्म। बिफोर का मतलब होता है पहले, इसका मतलब पहले आएगा हेड थर्ड फॉर्म, तो लास्ट में सेकंड फॉर्म। ये दो रूल और हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। आगे देखिएगा, आगे फिल्मसी, ये बेस्ट एक्सप्रेशन मतलब सिनोनियम आपको बताना, कहते ना फिल्मसी पिट गई, तो फिल्मसी ऐसे थोड़ा सा आप देखिए इसका मीनिंग क्या बन सकता है। फिल्म का मतलब होता है, फिल्मसी का मतलब होता है वीक, भाई पिटेगी तो तब जब कोई कमजोर होगा, तो आपको याद रखना है फिल्मसी का मतलब होता है वीक, कमजोर, अंडरस्टैंड है। तो आप इसे याद रखिए, इसका वीक हो जाएगा। एक है फिल्मी, फिल्मी तो यार फिल्मी मतलब वही पिक्चर पिक्चर का नाटक वंग। एक है फर्म, फर्म का मतलब होता है एकदम, एकदम अटल, फर्म कहते हैं ना फर्म है। एक है फ्लाई, फ्लाई का मतलब ये तो खूब पता होगा, उड़ना। अच्छा दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, कभी भी जब वाई आ जाए लास्ट में और उससे, ये वर्ब है, अगर ये नाउन भी है तो भी चलेगा, अगर लास्ट में वाई है उससे पहले अगर कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए तो इस वाई को हम हटा करके आईईएस लगा सकते हैं। अगर हमें वर्ब को सिंगुलर करना हो तो आप वाई हटा के आईएस कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नाउन होता और उसमें आता, जैसे अगर नाउन मैंने लिख दिया, मैं इसे समझाऊंगा क्यों बता रहा हूं, बेबी आ गया, ये नाउन है ना भाई, अगर मुझे इसको प्लूरल करना है तो वाई हटा करके, उससे पहले देखो कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसीलिए मैं क्या कर दूंगा, वाई हटा करके आईईएस कर दूंगा। तो देखो नाउन तो हमेशा आईएस लगने के बाद प्लूरल बन जाता है, लेकिन बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप एस या ईएस या फिर आईएस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनती है, ये थोड़ा याद रखिएगा। एक है मिंगल, ये तो आपने पिक्चरों में खूब देखा होगा कि मैं सिंगल हूं इसीलिए मैं मिंगल होना चाहता हूं, आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल, इसका मतलब मैं सिंगल हूं और तैयार हूं मिंगल होने के लिए। अरे ऐसा नहीं देखा जैसे कोई लड़का है पढ़ाई लिखाई से ध्यान नहीं है, अब क्या है वो सेटिंग वेटिंग है ऐसे की, अब क्या है कि वो दोस्ती करना चाहता है तो उसने बोला आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल, मैं मिंगल होने के लिए तैयार हूं, मतलब ग्रुप एक तरह से कपल बनने के लिए तैयार हूं। तो मिंगल का मतलब वही होता है। अब देखो ब्लेंड है, जिंगल है, एंड डिमिनिश है, एंड जॉइन है, इन चारों को पांचों को पढ़ करके आपके दिमाग में क्या आ रहा है, इसमें मेरे को एक समझ में आया कि मिंगल यहाँ पर जो राइट मिल रहा है वो है ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है आपस में मिलना या फिर मिलना, ये ब्लेंड का मीनिंग होता है। देखो जॉइन, बाकी जो रिमेनिंग है वो बताता हूँ। जॉइन का मतलब होता है जोड़ना, अंडरस्टैंड। एक है जिंगल, जिंगल का मतलब होता है खड़खड़ाना या खनखनाना, जैसे जिंगल, अरे कंगन किसी ने पहन रखे हैं तो वो जिंगल नहीं करते, जिंगल थोड़ा खड़खड़ाओ, जैसे लेडीज है वो चूड़ियां पहनती हैं तो खिन 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 ऐसे करती हैं। एक है डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है छोटा कर देना, कम करना या फिर किसी को रिड्यूस करना, घटा देना। ठीक है, तो इनमें चारों में ब्लेंड वाला राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपका स्कोर पूरा रहा होगा। अब देखो 29, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कर पाएंगे। रिमेंबर, याद रखना, दैट कि एग्जामिनेशंस नेवर स्टार्ट लेट, यानी याद रखना जो पेपर है ना, एग्जामिनेशन जो एग्जाम है भाई, वो कभी भी लेट शुरुआत स्टार्ट नहीं होते हैं, दे ऑलवेज स्टार्ट इन टाइम, वो हमेशा समय से पहले स्टार्ट होते हैं। तो इन टाइम दे रखा है तो बताओ इन टाइम की जगह पर यहां पर क्या आ जाएगा। देखो समय से पहले तो नहीं होते, आपका अगर मान लो 11 बजे पेपर है तो वो 11 बजे ही स्टार्ट होगा ना भाई ऑनलाइन, ऐसा तो नहीं है कि मतलब 10:30 बजे कर दिया जाए या फिर 11:45 कर दिया जाए, नहीं, वो सिर्फ कार्यवाही करते हैं, लिखा पढ़ी सिग्नेचर आपको बिठा देंगे, है ना, बेटा इधर उधर पूछना मत, आपको माउस दे देंगे, तो वो सब तो एक अलग इश्यू है, लेकिन पेपर तो ऑन टाइम पे ही स्टार्ट होगा, तभी तो 1 घंटा 25 मिनट जो भी टाइम है वो एग्जैक्ट होगा। तो इसका मतलब है कि ऑन टाइम यहाँ पर राइट है, मतलब एकदम समय पर, ऑन टाइम, यानी हमेशा याद रखना एग्जामिनेशन कभी लेट स्टार्ट नहीं होते, वो हमेशा एकदम समय पर स्टार्ट होते, ऑन टाइम, बिल्कुल ऑन टाइम। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये देखो ऑन टाइम यहां पर आएगा, एक और इसमें कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि स्टार्ट के बाद ऑन आता है, तो ये ऑन भी आ जाएगा।
देखो प्रेपोजिशन डिपेंड करती हैं आगे वाले शब्द के ऊपर। अगर कोई आगे वाला शब्द है जैसे टाइम है तो मैं ऑन लगाऊंगा, अगर कुछ है ही नहीं ऐसा तो मैं क्यों लगाऊंगा? अंडरस्टैंड ना। और स्टार्ट एक ऐसा वर्ब होता है कि इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो क्या जीरंड बन जाएगा। तो वो डिपेंड करता है वर्ब आ रहा है या क्या आ रहा है। तो ऑन टाइम आ जाएगा है ना, बाय द क्लॉक, इन द निक ऑफ टाइम, नहीं ये सब नहीं है। आगे देखिएगा, आगे देखो, इफ आई वर यू, काश में यदि तुम्हारी जगह होता, आई विल बाय दिस बुक, राइट। तो आई विल बाय दिस बुक, मैं इस किताब को खरीद लेता। तो एक बात आप मुझे बताइए, ये तो मैंने खूब बताया था, पेल पेल के बताया था कि इफ के साथ अगर वर इस्तेमाल हो रहा है तो आगे जो सेंटेंस होगा वो बुड में होगा। किस में होता है? बुड में। देवर भाभी वाला रूल बताया था। तो देखो भाई, पहली बात तो याद रखना, शेल तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये अगर पास्ट में है तो जायज है, सेंटेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस जो होगा वो भी पास्ट में होगा, तो सेल तो कभी नहीं आ सकता, ना बिल आ सकता ना सेल आ सकता। तो दो गलत हो गए। और माइट वाला कोई चक्कर है ही नहीं, बुड़ आएगा क्योंकि वर के साथ बुड़ आता है। तो ये भी आपका सही हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये वन वर्ड आ गया। आप बोल रहे थे कि सर 2 दिन की छुट्टी आपने कर ली तो आप कहाँ हैं, वीडियो बनाइएगा। बच्चों देखो, वीडियो बहुत हैं, बहुत ज्यादा वीडियोज हैं, इसीलिए आपको चिंता करने वाली बात नहीं है इसमें। अब ये बताओ, अ टॉक बिट, गलत मत कर देना, आपका स्कोर 10/10 होना चाहिए। अ टॉक बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन है या फिर दो नेशन है, उनके बीच में अगर कोई बातचीत हो रही है तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ? प्रोलोग बोलते हैं क्या, मोनोलोग बोलते हैं क्या, डायलॉग बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं? इन चारों को ध्यान से पढ़ेंगे तो मोनो तो भाई हमेशा एक के लिए लगाया जाता है। अंडरस्टैंड, मोनोपोड होता नहीं है। तो मोनोलॉग का मतलब होता है कि एक अपने आप से बस बातें कर रहा है वो। अंडरस्टैंड। एक है डायलॉग, डायलॉग हमेशा दो पर्सन्स के बीच में होता है, दो नेशन के बीच में होता है। कहते हैं ना, पाकिस्तान को या फिर इंडिया को डायलॉग्स के जरिए सीमा विवाद को हल करना चाहिए। ये सुना है ना आपने न्यूज में। तो वो डायलॉग जो होता है वो दो पर्सन हो सकते हैं या फिर दो कंट्री हो सकती है। एक है मोनोलॉग, मोनोलॉग को मतलब एक ही मतलब क्या बोले हिंदी में उसे, कहते हैं ना आत्मसंवाद, खुद से ही बातें करना, उसे बोलते हैं मोनोलॉग। एक है स्पीच, मतलब स्पीच माने होता है भाषण, राइट। तो एक है इसमें प्रोलोग, प्रोलोग का मतलब क्या बोलो उस तेरे, जैसे कहते हैं ना संविधान की प्रस्तावना, उसे बोलते हैं प्रोलोग। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। आगे देखिए, आई थिंक ये सही हुआ होगा आपका। अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी ऐसा पर्सन जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता। वन वर्ड आप खूब याद रखना। तो बताइए, क्या इलेजिबल होगा? नहीं, ये इलायची फिलायची वाला कोई संबंध नहीं है। देखिए, इलेजिबल का मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके, तो ये हो जाए, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा तो कोई मतलब नहीं, जिसे सही ना किया जा सके। इम्पॉसिबल, नो मतलब। एक है इनवल नरेबल, इनवल नरेबल का मतलब होता है एक तरह से जिसे चोट ना पहुंचाया जा सके। अब बचा क्या? इनकॉरिजिबल। अरे यार देखो, CORR, देखो CORR लगा दो, इनकॉरिजिबल। कॉरिजिबल का मतलब जिसे सही कर सकते हैं। इन लग गया मतलब उल्टा बन गया, तो याद हो जाएगा ना ये। गलत मत करना। एक और चीज देखो, ऐसा एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो वहां पर आप तुक्का नहीं लगा सकते। और मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप तुक्का मत लगाना कि कभी भी पेपर में। आगे बढ़ जाइएगा, आगे बढ़ जाते हैं 40। और ये आपको चार इनमें से एक बताना कौन सा सही है। अकोमोडेट का स्पेलिंग आपको बताना है, अकोमोडेट। तो अगर आपको ये याद है तभी आप कर सकते हैं। तो देखो, अकोमोडेट का होता है ACCOMMO, ACCOMMO, अकोमोडेट, DATE, ACCOMMO DAT, कौन सा है? ACCOMMO, हाँ ये सी वाला, याद हो जाएगा ना। तो इनको आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी अब आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि सर हमारा स्कोर 10 में से 8 रहा, 9 रहा या 10 रहा। अब जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, कम से कम संतुष्टि तो पड़े। और बस आप पढ़ते रहें। मैं ये बोल रहा था कि देखो, नेगेटिव मार्किंग अगर किसी एग्जाम में है तो वहां पर आप कोई रिस्क नहीं ले सकते, वहां पर आप तुक्का नहीं लगा सकते। और इस टाइम का मतलब ये होता है कि आपको अगर जीके पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, सॉरी इंग्लिश पढ़ना है या फिर मैथ पढ़ना है, तो मेरे भाई उसमें आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम क्लियर कट होना चाहिए उसमें, बिल्कुल चाहे मेहनत जरूर लग जाए, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि नकारात्मक जिस पेपर में है तो सच में यार वो बहुत ज्यादा आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए आप नेगेटिव मार्किंग से दूर रहें जितना ज्यादा हो सके। अगर किसी पेपर में है तो भाई हमेशा याद रखना कि चाहे जीके हो, चाहे रागा हो, चाहे आपका फिजिक्स क्यों ना हो, कभी भी उसमें मतलब
अटेम्प्ट मत करना, मेरा ये सजेशन है आपको, चलेगा। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि आप सभी से निवेदन है कि आप रेगुलर बेसिस पर आप ये टाइम बना लो अपना कि सर मुझे 4 दिन के बाद एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। और एक और चीज़, यदि जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं एकदम परिपूर्ण हो गया, मेरी तैयारी पूरी है, तो वो आज ही एक प्रैक्टिस सेट लगाए, जो भी आपके पास है, अंडरस्टैंड, या फिर आप परीक्षा एप्लीकेशन पर दे रखें, उनको आप लगाएं और फिर आप चेक करें कि आप कहां पर खड़े। सच बात यह, तभी तुम्हारी आंखें खुलेंगी। जब तक आप पेपर नहीं देंगे, जब तक आप टाइम लगा करके प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे एकदम एग्जैक्ट टाइम पर, तब तक आपको होश ही नहीं है। सही बता रहा हूं। जिन बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ने में और उनको ऐसा लगता है कहाँ पढ़े सब पढ़ गया, तो ऐसे में तो मेरे भाई याद रखना, प्रैक्टिस सेट लगाओ। जब नंबर कम आएंगे ना, तब तुम्हारे होश खुलेंगे और उसके बाद फिर आप किताबों को खोलोगे, फिर टेंशन आ जाएगी। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि आप टेस्ट लगाने से आपको पता चलेगा। चलिए, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।